हेलो CMC लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपको आपके कुणाल शर्मा सर पढ़ाने वाले हैं कि मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपसे ये 11वीं का मॉक टेस्ट होगा, क्लास 11 का, CM श्री का, है ना। हमारे चैनल का नाम SOSC लर्नर्स है, जैसा आप जानते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको ये लगाने हैं और आपको लास्ट में मेरे को अपने नंबर भी बताने हैं। आज देखते हैं किस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट मैं कमेंट बॉक्स में नाम लूँगा। कमेंट मतलब कि जो कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लूँगा। ठीक है, देखते हैं 100 में से किस बच्चे के कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से इसको करोगे आप। टोटल इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें देखो सेक्शन वाइज है। ऐसा ही एग्जाम आएगा, इसी पैटर्न पर बेस। आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इसे करो। आपके इसमें अच्छे नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आपको विद एक्सप्लेनेशन मैं समझाऊंगा। देखो एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा क्या है ना, आपको ये पूरा देखना है। ठीक है, पूरा देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझोगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें देखो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस, साइंस के 40 क्वेश्चन है, सेक्शन सी के इसके अंदर बेटा आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं जो कि 20 हैं। ठीक है, और ये है हमारा डी मैथ में। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर करते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे पहले कि पढ़िए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि कौन सा वाला इसमें करेक्ट स्पेलिंग है। जल्दी से बताइए आप मुझे, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा वाला करेक्ट स्पेलिंग है। देखो इसमें फाइंड द, नहीं करेक्ट नहीं, इनकरेक्टली स्पेल्ड। पहले ही मिस्टेक कर रहा हूँ यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो उसको अवॉइड करें। चलिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, इसमें कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा है। देखो ये अकोमोडेशन, CMM बिल्कुल सही लिखा है ये वाला। ठीक है, और ये ओकेशन, ओकेशन यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ओकेशन क्या है बेटा, ओकेशन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है ओकेशन। ओकेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होती है बेटा, इसमें ना एक एस नहीं आता। क्या नहीं आता, इसमें एक एस नहीं आता। तो यहाँ OCCASION। ठीक है, ओकेशन, ओकेशन। ठीक है, ये होती है ओकेशन की स्पेलिंग, बाकी सब स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है हमें। क्या करनी है बेटा, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। ठीक है, किसकी, प्रिविलेज की। देखिए प्रिविलेज की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट होगी, ये वाली। देखो प्रिविलेज, ये तो गलत लिखी हुई है ना। प्रिविलेज, प्रिविलेज, हाँ ये ठीक है, PRIVILEGE। ठीक है, ये वाली भी गलत है, ये वाली भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देखो फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड, मतलब कि आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है। देखो एनवायरनमेंट ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो इनकरेक्टली देखना है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये गलत हो जाएगा, और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ये आंसर सही है, बाकी सब हमारे गलत हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्टली देखना था, तो आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे टिक कर दीजिए। क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, देखो देखो गवर्नमेंट की स्पेलिंग है GOVERNM, NM आता है, ENT, है ना, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या बोला गया है, शी इज नोइंग। क्या है इसमें, आपको एरर बताना है। ठीक है, शी इज नोइंग द आंसर टू योर क्वेश्चन। चलिए बताइए इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर मुझे बताते चलिए। ठीक है, और आपको अपना स्कोर भी काउंट करते रहना है। ठीक है, आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक गिनती लिखो, और उसके आगे अपने आंसर भी लिखते रहना। ठीक है, फिर लास्ट में फिर आपको साथ ही साथ इसके चेक भी करते जाना और एक्सप्लेनेशन भी लेनी है इसकी, क्योंकि बेटा एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखो इसमें एरर किस में होगा बेटा, इसमें एरर होगा ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। ठीक है, क्या एरर होगा, देखो ये जो नोइंग है ना, वैसे अगर ग्रामेटिकली वैसे देखा जाए ना, जैसे रूल देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब ING ये सब आ रहा है, लेकिन है ना नोइंग नहीं होता। ये है ना एक स्टेटिव वर्ब है, नो एक क्या है बेटा, स्टेटिव वर्ब है, ये एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है,
ये इसके मतलब कि इनमें कुछ काम नहीं हो रहा। नो मतलब क्या है, सोचना है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही है ना, बॉडी मूवमेंट या कुछ चीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे बेटा नोइंग, है ना, इसको हम कह देंगे नोइंग, इसको हम नोइंग कह देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको नोइंग मतलब यहाँ पर नोइंग नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा यहाँ पर? नोइंग नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर नोइंग नहीं आएगा, है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में क्या अंतर है। एक्शन वर्ब जो होती है ना, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब होती है जो, ठीक है, एक्शन वर्ब हो गई है, एक्शन वर्ब होती है जिसमें कोई एक्शन होता है, जैसे कि रनिंग, इसमें आईएनजी लगा लेते हैं, रनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रनिंग, स्पीकिंग, है ना, डांसिंग, ये सब। तो नो में नोइंग नहीं आएगा। जैसे और देखो ये हो गया स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब हो गई। और स्टेटिव वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाते, जैसे कि एक अंडरस्टैंड भी हो जाता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड भी एक स्टेटिव वर्ब है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्या लिखा है यहाँ पर? वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू दिल्ली, नो एरर। तो यहाँ पर बेटा क्या है? देखो इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कई बच्चे यहाँ पर है ना इस वाले को आंसर लगा देंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को आंसर लगा देंगे, ए को, है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड, अरे एक फ्रेंड की है यहाँ, तो फिर ऐसा आ रहा है इसमें, है ना, फ्रेंड्स में। नहीं बेटा ये करेक्ट है, ये क्या है बेटा? ये करेक्ट है, समझ गए आप। ये वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसे हो सकता है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से, है ना। पहले भी मैं पिछले मॉक में भी बता चुका हूँ, आपको सारे मॉक लगाने हैं, या आपको क्या करने हैं, ऑल मॉक्स लगाने हैं। ठीक है, सारे के सारे मॉक्स आपको लगाने हैं, ठीक है, किसी भी मॉक को नहीं छोड़ना। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब 5 की तरफ चलते हैं। एक मिनट यार, कोई, अच्छा 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो इसमें, देखो डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा द सन। क्यों आएगा द सन? आपको पता है बेटा जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं क्या होती हैं, द किस किस के साथ होता है, देखो आप जरा यहाँ देखिए, जो जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज में बेटा दा का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? दा का यूज़ होता है। सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, है ना, और तुम्हारे माउंटेन हो गए, माउंटेन हो गए जैसे द माउंट एवरेस्ट, इसमें भी दा का यूज़ होता है। माउंटेन हो गए, मॉन्यूमेंट हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गई, इसमें भी बेटा दा का यूज़ होता है। ठीक है, और जब हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई, मतलब कि स्पेसिफिकली किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए हम दा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखो ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन एंड वर्क्स एज डैश एमएलए। तो यहाँ पर कौन सा वाला आर्टिकल आएगा, तो ये आपको बताना है। देखो कई बच्चे हैं ना यहाँ पर दोनों में क्या कर देंगे, ये डी ऑप्शन लगा देंगे, दोनों में क्या लगा देंगे बेटा? डी ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन वो गलत होगा। अब यहाँ पर देखो क्यों? क्योंकि बच्चे सोचेंगे यहाँ एच लग रहा है, यहाँ एम लग रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर फिर तो ये ए आएगा, है ना, आर्टिकल की बात की गई है। नहीं बेटा, तो इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें आएगा एन आएगा, दोनों में ही एन आएगा। अब एन क्यों आया है, एन क्यों आया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे वॉल साउंड होते हैं क्या होते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, जो वॉल साउंड होता है, वॉल साउंड होते हैं वो ए ई आई ओ यू होते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बेटा क्या होते हैं? देखिए ये बाकी इन सब को छोड़ के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, बाकी जो हमारे 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। देखो यहाँ पर बात की गई है बेटा साउंड की, क्या क्या बात की गई है? साउंड की बात की गई है ना। तो इनका जो साउंड होगा, इनका साउंड है ना, हिंदी वर्णमाला में आ से लेके अणे खाली तक, ये वाला आ से लेके अणे खाली तक के जो साउंड बनते हैं ना, आ ई उ ए ओ औ अंग अहा, ये वाले जो साउंड बनते हैं ना, तब हम एन का यूज़ करते हैं। किसका एन यूज़ करते हैं? एन का। साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड की, लेटर की बात नहीं कर रहा, है ना, लेटर की बात नहीं कर रहा, साउंड की बात कर रहा हूँ। देखो इसमें देखो यहाँ ऑनेस्ट,
एच को, इसको है ना, ये जो हमारा यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो एच लिखा हुआ है ना, ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑनेस्ट पढ़ेंगे। तो ओ सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है इसमें, देखिए क्या साउंड आ रहा है बेटा, ओ साउंड आ रहा है ना। क्या साउंड आ रहा है? ओ, ऑनेस्ट ऐसे करके साउंड आ रहा है ना, ऑनेस्ट। तो ओ आ रहा है, इस इन सब के बीच में है ना, आ से लेके अणे खाली तक। तो ये हिंदी वर्ड वाले में जल्दी समझ में आते हैं, ठीक है। आ से लेके अणे खाली तक इसमें साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा बेटा? एन का यूज होगा। चलिए अब एम एल ए पढ़ने की कोशिश करो बेटा। क्या लिखा है? एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए। जरा एम को पढ़ेंगे आप, जरा देखो यहाँ पर, अगर एम पढ़ोगे तो क्या लिखोगे? इसको एम लिखोगे, एम। सबसे पहला साउंड क्या आ रहा है? ए साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है ना इसमें। यहाँ पर देखो, इसमें ये वाला ए साउंड आ रहा है एम एल ए में। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हमारा एन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? यहाँ पर भी एन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पर भी एन हो गया और यहाँ पर भी बेटा एन हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और देखो, चलो क्वेश्चन नंबर छोड़ो अभी, यहाँ पर मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा है द बॉय, मैंने क्या लिखा है? द बॉय कह रहा हूँ, अ बॉय, अ बॉय करेक्ट है ये, क्योंकि अ बॉय, बा क्या आ रहा है? बा साउंड आ रहा है ना पहले। तो इसमें आ से लेकर अणे खाली के बीच में तो कोई आ नहीं रहा, तो यहाँ पर अ बॉय लगेगा। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर एन ऑक्स, एन ऑक्स लिखा है। देखो ओ साउंड आ रहा है ना यहाँ पर, ओ साउंड, तो इसलिए एन आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा अ यूनियन, मैंने लिखा है अ यूनियन। क्या ये सही है? एन यूनियन या अ यूनियन? तो बेटा यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पे होगा बेटा अ यूनियन सही होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो यू साउंड आ रहा है ना, सॉरी, अरे दिल बन गया ये तो, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या आ रहा है? यहाँ पे तो यू आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन बेटा साउंड देखो ना, यूनियन साउंड क्या आ रहा है? या साउंड आ रहा है, जो कि आ से लेकर अणे खाली के बीच में नहीं आता। समझ में आ गया होगा आपको? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो आप है ना, बस देखो, मैं आपसे कहूँगा नहीं कि चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, हेल्पफुल लगे तो भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अभी हमने कौन सा किया था? 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चूज द करेक्ट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो शी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? शी डैश यूनिक वे, शी डैश यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग डैश प्रॉब्लम। तो देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी, देखो यू लिखा है ना यहाँ पर, यू, या यू से कौन सा साउंड आ रहा है? या साउंड आता है तो ए का यूज करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए। तो ए देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इन दोनों में से कोई और एक होगा। देखो द वे, अब देखो यहाँ देखो कि यूनिक वे, एक वे को ही तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, वे को ही तो स्पेसिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पर वे को स्पेसिफाई कर रहा है ना, तो सिंपल एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा है, तो यहाँ पर लगेगा बेटा द। क्या लगेगा? द। समझ में आ गया आपको? तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए? ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा देखो, शी हैज़ बीन लिविंग हियर, ये तो आपको पता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, है ना। तो यहाँ पर देखो लिविंग हियर क्या है? देखो ये एक निश्चित समय है, 2015 एक निश्चित समय, तो यहाँ पर सिंस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा? सिंस आ जाएगा। कि आपको समझ में आया? ये सिंस आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं अब। शी हैज़ अ डीप अवर्जन, क्या है? शी हैज़ अ डीप अवर्जन, है ना, डैश ईटिंग जंक फूड आफ्टर हर इलनेस। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बेटा आपका, देखो अवर्जन, अवर्जन वर्ड है ना, जो ये क्या है बेटा? ये अवर्जन वर्ड है। ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है बेटा? टू। ये टू कब लेता है? जब हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं। हम क्या करते हैं बेटा? है ना, मतलब अवर्जन अपने साथ है ना, ये टू को लेता है जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, है ना, और किसी चीज़ को हम डिसलाइक करने की फीलिंग हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये डिसलाइक कर रहे हैं ना, है ना। देखो ये डिसलाइक की बात होती है, मतलब कि ईटिंग फूड, मतलब काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ रहा हो किसी चीज़ को करने में, है ना। तो इलनेस के टाइम पे खाना वाना नहीं खाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से ही होता है। तो अवर्जन के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 की तरफ। देखो डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा? मच आएगा। मच, देखो मच क्या होता है? ये तो अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होता है ना, मैनी होता है काउंटेबल। तो इसको हम कर लेंगे
मैनी, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मैनी। स्टूडेंट एक मैनी है ना, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स है ना, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो क्लियर हुआ। चलिए ये वाला बात समझ में आया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर क्या 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, आई हैव रीड डैश बुक्स ऑफ दिस ऑथर बट नॉट ऑल। मतलब कि देखो यहाँ पर इसने बोला है कि यहाँ आएगा सम, क्योंकि एनी बुक तो होगा नहीं है ना, कोई एक बुक की बात नहीं कर रहे, एवरी नहीं होगा, ईच नहीं होगा, तो सम कुछ बुक्स पढ़ी हैं उसने, क्या है कुछ बुक्स पढ़ी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 जो होता है हमारा, इसमें बोलता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का आपको क्या बताना है बेटा, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है बेटा, सिनोनिम। तो रिलक्टेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा ये विलिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा हेजिटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब हेजिटेंट हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब देखो इसी से रिलेटेड हम कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आपको ये पीडीएफ मिलेगी फुली एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। एग्जाम के लिए आपके लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट लिख रखा है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात कर लेते हैं हम, रिलक्टेंट की, है ना। एक तो हेजिटेंट हो ही गया, मैं जिन जिन पे सर्कल कर रहा हूँ उनको 100% याद कर लेना। अनविलिंग हो गया, रेजिस्टेंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है, रेजिस्टेंट हो गया, और आपका डिसइंक्लाइन हो गया, है ना, डिसइंक्लाइन, लूथ, इसको भी याद करना है आपको, अवर्स और इनडिसीव, इन्हें याद कर लेना। देखो सारे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर इनडिसिसिव है, ये क्या है, इनडिसिसिव। अब देखो एंटोनिम ऑफ रिलक्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, देखो ये विलिंग हो जाएगा। ईगर याद कर लेना, ईगर, रेडी, कीन, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक होता है जो व्यक्ति है ना, डिटरमाइंड और अग्रीएबल। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अभी हमने क्या किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रिगाइल, है ना, फ्रेजाइल की एंटोनिम बतानी है आपको। फ्रेजाइल की एंटोनिम जल्दी से बताइए आप, क्या होगा बेटा फ्रेजाइल की एंटोनिम। देखिए फ्रेजाइल की एंटोनिम हो जाएगी बेटा यहाँ पर, ये तो हमारा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का एंटोनिम इसमें देखो वीक, वीक तो होगा नहीं, फ्रेजाइल का मतलब ऑलरेडी वीक होता है ना, और डेलिकेट, डेलिकेट भी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए आप, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्ट भी नहीं होगा। चलिए ये समझ में आया। अब देखो फ्रेजाइल के आपको मैं यहाँ पर कुछ एंटोनिम और सिनोनिम बता देता हूँ। पहले आप है ना एक्सपैंड का एंटोनिम ज़रा मुझे बताइए, ठीक है। एक्सपैंड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड मतलब होता है किसी चीज़ को खोलना, ठीक है, एक्सपैंड का। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर भी एंटोनिम ही बताया है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर फ्रेजाइल, फ्रेगाइल का जो है सिनोनिम क्या हो जाएंगे, वीक, डेलिकेट, है ना, और ब्रेकेबल, और ब्रिटल, और क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेल हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। चलिए और इसके एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, टफ और ड्यूरेबल, स्टडी और स्टडी और रॉबस्ट। क्लियर है, रॉबस्ट। एक्सपैंड के बेटा देखो यहाँ सिनोनिम हो जाएगा आपका, क्या होगा, इंक्रीज, ग्रो, एक्सटेंड, मतलब कि इसको बढ़ाना होता है इसका मतलब। और देखो एनलार्ज, ब्रोडन और स्ट्रेच, एम्पलीफाई। और एंटोनिम की बात की जाए तो बेटा देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक और तुम्हारा ये रिड्यूस, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज हो गया, और कंप्रेस, डिमिनिश और नैरो। क्लियर है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इन्हें याद जरूर कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपके लिए मैं बिल्कुल ताबड़तोड़ कर रहा हूँ, आपकी शानदार जानदार क्लास है ये, ठीक है। चलिए भाई आपको है ना मुझे अपना स्कोर भी बताते हुए चलना है। देखो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ भी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ क्या है बेटा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। आप इसको इतने पढ़िए और मैं भी इसको पढ़ूंगा। अभी ज़रा मैं पानी पी लेता हूँ इतना। चलो भाई अभी देखो टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:43, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये हाँ देखो ये टाइम 9:43 हो रहा है। अभी देखना इस वाली लेक्चर को शूट करते करते
कितना टाइम हो जाएगा। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक बार मैं भी आपको रीड करके बता देता हूँ, फटाफट रीड क्या करो। देखो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर है देखो, इन टूडेज फास्ट पेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ठीक है, यहाँ क्या क्या बोला बेटा, आज देखो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो चुकी है बेटा, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ हो चुकी है। क्या हो चुकी है, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट हो चुकी है। ठीक है, और देखो आर डेली लाइफ्स, ठीक है। अब देखो फ्रॉम स्मार्टफोन्स, क्या बेटा, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू ऑनलाइन एजुकेशन, है ना। देखा जा रहा है कि ये हमारी एसेंशियल कैसे हो चुकी है, स्मार्टफोन से लेकर के एजुकेशन तक। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे वी कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क। इसने क्या किया, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है किस किस वे को, कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, लर्न करते हैं और वर्क करते हैं, काम करते हैं ना। देखो पहले क्या होता था, लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज देखो यहाँ टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, और कम्युनिकेट में भी देखो, कम्युनिकेट भी हम कैसे कर पा रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू कर पा रहे हैं। और अपना ये देखो कितना अच्छे तरीके से, ये टेक्नोलॉजी का ही तो सारा माजरा है। अब देखो, वाइल टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमेरस एडवांटेजेस, है ना, इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं, सच एज इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। ग्लोबली हम कनेक्टिविटी करते हैं, देखो हम ग्लोबली तो कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, इसी तरीके से तो कनेक्ट हो पा रहा हूँ। अब क्या, इट ऑल्सो हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स मतलब इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, और देखो एक्सेसिव यूज ऑफ गैजेट कैन लीड टू हेल्थ इशू लाइक आई स्टेन। मतलब कि अगर हम ज़्यादा एक्सेस यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का, तो जैसे मान लो मोबाइल का यूज़ करना है या कोई चीज़ है ना, तो क्या होगा, हमारी आंखें ख़राब हो सकती है। एंड रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटी, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है ये। और क्या, मोर ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी में अफेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग। और ज़्यादा अगर हम इस पर डिपेंड रहे ना, तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और क्रिएटिविटी को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और देखो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द टेक्नोलॉजी वाइसली। हमें कैसे बुद्धिमत्ता से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिजिटल एंड रियल लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब कि हमें ये इसको बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिजिटल एंड रियल लाइफ एक्टिविटी, मतलब हमारी जो डिजिटल लाइफ है और रियल लाइफ एक्टिविटी को हमें मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं है कि भैया हमने ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं। आजकल बच्चों का क्या हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग मोबाइल का ही यूज़ कर रहे हैं। बच्चों से भाई, पेरेंट्स से वो मोबाइल तो लेते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन भाई साहब इंस्टाग्राम चला रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं। ठीक है, फालतू टाइम रील्स स्क्रॉल करने में कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके कुणाल सर जी है ना, रील स्क्रॉल नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल भी, कम से कम नहीं तो मुझे 3 साल हो चुके हैं, है ना, रील स्क्रॉल नहीं करता बिल्कुल भी, रीलें नहीं देखता बिल्कुल भी। ठीक है, बस लगा रहता हूँ पढ़ने में और पढ़ाने में। ठीक है, अब देखो आपको पढ़ाने में कम से कम ये वाली जो ये मैंने आपके लिए पीपीटी तैयार करी है ना, ये जो क्वेश्चन, ये वाला मॉक टेस्ट तैयार करा है, इसको मैं कल रात से करने में लगा पड़ा हूँ। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, 12 से 14 घंटे लग जाते हैं इसे करने में। जब भी तो यहाँ पर देखो रात में शूट कर रहा हूँ, 9:47 हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी, अभी हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, टेक्नोलॉजी इज हार्मफुल, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और टेक्नोलॉजी शुड बी अवॉइडेड, नहीं, है ना, अवॉइड भी नहीं कर सकते इसको, है ना। टेक्नोलॉजी हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाँ ये हो सकता है। अब क्या देखो, टेक्नोलॉजी इज ओनली यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, नहीं तो और किसी के लिए भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बेटो, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज, इसकी टेक्नोलॉजी की क्या एक एडवांटेज है। ठीक है, देखो इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, नहीं, ये तो क्रिएटिविटी, हाँ एक मिनट, क्रिएटिविटी को घटाता है। अब चलो और पढ़ लेते हैं, इट कॉजेज हेल्थ इशू, क्रिएटिविटी को घटाता है, एडवांटेज देखना है ना, ये तो डिसएडवांटेज है। चलो ये वाला कट गया हमारा। अब क्या, इट कॉजेज हेल्थ इशू, हाँ जी हाँ,
इट कॉजेज हेल्थ इशू, ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। और क्या, इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हाँ बिल्कुल, जो अभी अभी यहाँ पर हमने पढ़ा था ये वाला इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला ये रहा ना, है ना। चलिए अब देखो ये वाला क्लियर हुआ। अब क्या, इट लिमिट्स कम्युनिकेशंस, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका भी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ एक्सेसिव गैजेट यूज, मतलब कौन सा होगा। देखो यहाँ पर बेटर कम्युनिकेशन नहीं, क्या बताना, ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज, ये नहीं होगा। और क्या, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी नहीं, ये तो घटाता और है। आई स्टेन, ये है, आई स्टेन भी अभी ऊपर पढ़ाता है ना। और इम्प्रूव क्रिएटिविटी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां भी हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है आपसे, व्हाट कैन हैपन ड्यू टू ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब कि क्या हो सकता है जब हम ओवर डिपेंडेंस हो जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना। इम्प्रूव थिंकिंग स्किल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। इंक्रीज क्रिएटिविटी, ऐसा तो नहीं है जो कि ये क्रिएटिविटी बढ़ा दे ना, घटाता और है। और क्या है, बेटर हेल्थ, ये भी नहीं है। रिड्यूस, क्या है इसमें, रिड्यूस क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ जी, क्रिटिकल थिंकिंग को जरूर रिड्यूस कर देगा ये, है ना। चलिए अब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एट द एंड ऑफ द पैसेज। एट द एंड ऑफ द पैसेज ऑथर ने क्या सजेस्ट किया था, है ना। देखो क्या सजेस्ट किया था, देखो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द पैसेज में क्या था बेटा, देखो ये बैलेंस ही तो रखना होता है इसको, चलिए मेंटेन करना होता है बैलेंस करके। अब देखो ये ना, मेंटेन अ बैलेंस इन यूजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 21 की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 21, है ना। अब इसमें बोला गया है बेटा, चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड पैसेज का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, है ना। क्योंकि देखो माउथ है, माउथ के पहले क्या आता है, माउथ के बाद क्या आता है, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, स्टमक के बाद बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, पहला ही सही हो गया, है ना। बाकी देखो ये गलत है, माउथ के बाद स्टमक आता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये वाला गलत हो गया, तो ये भी इसी तरीके से गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा एलिमेंट्री कैनल है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सेलिवरी ग्लैंड होती है जो हमारी ये माउथ कैविटी के अंदर होती है, ठीक है। और सेलिवरी ग्लैंड, फिर ये माउथ हो गया हमारा, ईसोफेगस ये रही आपकी, फिर उसके बाद लीवर हो गया, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है, रीजनरेशन, है ना, रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर। और हमारा गैल ब्लैडर हो गया, है ना, गैल ब्लैडर हो गया यहाँ पर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम, एनस, क्लियर है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे बेटा क्या कहता है, इसमें बोला गया है कि ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक, स्टमक के अंदर कौन सा वाला वो है हमारा, मतलब कि एंजाइम जो कि क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो है बेटा हमारा पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इतना बात समझ गए होंगे आप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। भाई देखो कंपोनेंट ऑफ फूड कह रहा हूँ मैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, क्या बेटा, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कौन सा कंपोनेंट ऑफ ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ऑब्वियसली बेटा क्या होता है, ये आरबीसी होता है, क्लियर है। चलिए आरबीसी का समझ में आया। चलिए अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। चलो देखो प्लाज्मा, अब अगर बात की जाए पार्ट ऑफ ब्लड की, है ना, ब्लड के 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मेंटेन ब्लड प्रेशर और पीएच, ये सब करता है। पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक। और ये आपका ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स, समझ गए आप। ये होता है बेटा प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट प्लाज्मा ही होता है। ये कम से कम 90 से लेकर के 92% तक होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड का पूरा। अब देखिए
तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ मैं, प्लेटलेट की बात करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और देखो यहाँ पर फंक्शन है जो इसका, ये क्या करता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग बनाने में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग बनाने में मदद करता है। प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग, जो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको भी रोकता है, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए आपको कभी चोट ना लगे, मैं तो ये कहता हूँ खुदा ना खास्ता, अगर मान लीजिए किसी को कट लग जाता है और उसमें से ब्लड निकलता है, कुछ देर बाद आप देखते होंगे कि वो ब्लड है ना रुक जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको यहाँ, उसका ये हाथ है, यहाँ उसको चोट लगी और उसका ऐसे ऐसे करके बेटा ब्लड निकल रहा है ना, तो ये रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि ये क्लोटिंग बना लेता है, ठीक है, वहाँ पर रोक देता है ब्लड को। चलिए, और देखो आरबीसी के बारे में अभी आपको बताया था मैंने, ठीक है। एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इनको बेटा, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स से, है ना, टू द टिश्यू, हमारे टिश्यूज़ को देते हैं। और बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के पास पहुंचाते हैं ना ब्लड के थ्रू। आइए, और वाइट ब्लड सेल होती है, ये रक्षक होती हैं, क्या होती हैं, अगेंस्ट द इन्फेक्शन, वायरस, इन सब से है ना लड़ती हैं ये, है ना, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखती हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्या बोले बेटे, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, है ना, जो नेफ्रॉन है वो उसका कौन सा पार्ट है जो फिल्ट्रेशन में काम आता है बेटा, वो है कौन से, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर ये एक्ट एज प्राइमरी फिल्टर इन किडनी, है ना, इट फिल्टर्स ब्लड टू क्रिएट अ फिल्टर दैट इवेंचुअली बिकम्स यूरिन, जो कि बाद में जाकर के यूरिन बन जाता है, जिसको फिल्टर करके अलग हटा देता है और यूरिन को अलग हटा देता है, ठीक है। कौन है बेटा, बोमेन कैप्सूल, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बोला गया बेटा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस, वो है बेटा हमारा कौन बेटा, सेरिबेलम, कौन है बेटा, सेरिबेलम है, समझ में आया आपको, सेरिबेलम। चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। जो सेरिबेलम है ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी इक्विलिब्रियम, क्या होता है ना, देखो ये हमारी ब्रेन के अंदर सेरिबेलम पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये सेरिबेलम है, क्लियर। चलिए, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, सेरिब्रम ये है, ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए, अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो फंक्शन, जो सेरिबेलम के जो फंक्शन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, ये एक तो इसका काम क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये, और देखो कंट्रोल मूवमेंट लाइक वॉकिंग, राइटिंग, है ना, सेरिबेलम का काम होता है। और क्या, सेंसरी परसेप्शन, सिंगल, देखो रिसीव सिग्नल फ्रॉम आइज, ईयर एंड स्किन, ये सिग्नल को भी रिसीव करता है, क्लियर है। इंटेलिजेंस, थिंकिंग, लर्निंग और रिमेंबरिंग, याद करने की शक्ति हमारे सेरिबेलम में होती है ना। चलिए, रिमेंबरिंग, थिंकिंग, लर्निंग, ठीक है। और इमोशंस एंड बिहेवियर, कंट्रोल फीलिंग्स, हैप्पीनेस एंड एंगर, कौन बेटा, सेरिबेलम के ही काम होते हैं ये सब। सेरिबेलम नहीं यार, सेरिब्रम, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं ये, अच्छा सेरिबेलम अभी बता दिया, सेरिब्रम था बेटा, क्या था ये, सेरिब्रम था, सेरिबेलम बोल रहा हूँ काफ़ी देर से मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस, गलती तो होती ही है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो अगर कोई भी गलती हो जाए यार, देखो 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक आधा तो हो जाता है गलती, बाकी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, आप रुकिए मत। तो देखो मेडुला के बारे में पढ़ लेते हैं। मेडुला का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द वाइटल फंक्शंस, कुछ फंक्शंस को जैसे ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर, इसको कंट्रोल रखता है, ठीक है। चलिए, मतलब इस पर काम करता है। अब देखो पोन्स की बात की जाए, पोन्स का रोल इन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस, मतलब सोने और जागने में ये हमारा रेस्पॉन्सिबल है, क्लियर है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेल्प कंट्रोल स्लीप साइकिल, समझ गए। चलिए, अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 26, इसमें पूछा है बेटा हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मेडुला, इनमें से कौन सा मेडुला का फंक्शन नहीं है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कौन सा नहीं है मेडुला का फंक्शन बेटा। इसमें देखो कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट, कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, नहीं ये तो है इसका फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ये भी है इसका फंक्शन। थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब क्या, विच हार्मोन रेगुलेट्स द स्लीप एंड वेकअप,
ये होता है बेटा आपका कौन सा, मेलाटोनिन। ठीक है, क्या होता है, मेलाटोनिन। चलिए मेलाटोनिन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा हार्मोन है जो कि स्लीप साइकिल पर रिलीज होता है। देखो मेलाटोनिन है ना, एक ऐसे टाइप का हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड में से मतलब कि प्रोड्यूस होता है, हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, इसका काम होता है हमें नींद दिलवाना। जैसे मान लो देखो आप देखोगे ना कि रात में हमें ही नींद आती है। जैसे ही अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। क्या होता है, और आपको नींद आने लगती है। क्लियर है, चलिए, तो इसीलिए लाइट बंद करके सोते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, द प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में के लिए कौन सा होता है बेटा, ऑक्सिन। क्या होता है बेटा, ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन ये जो है ना, ये क्या होता है बेटा, जो जो हमारा प्लांट होता है ना, ये स्टिम्यूल करता है लाइट की तरफ। ठीक है, जो अपवर्ड ग्रो होता है। क्लियर है, जो हार्मोन मैंने आपको बता ही दिया है, ऑक्सिन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बेटा एक मिनट यार, अच्छा हम सेक्शन बी पे आ गए क्या, अरे यार सेक्शन बी चालू तो हो गया है हमारा, मेरे यार पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर मुझे आप ज़रा अपने 20 में से मार्क्स बताएं कि अभी कितने आए हैं। कमेंट अभी के अभी करें बैठे बैठे। सबसे पहले आप कमेंट करो वीडियो को पॉज करके कि 20 में से आपके इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, हर एक मेरे को उसके मार्क्स बताना, जिससे मुझे पता रहेगा कि बच्चों को किस में कमज़ोरी है और क्या आगे पढ़ाना है। क्लियर है, चलिए अब देखो यहाँ पर अभी हमने ये कर लिया था। क्लियर है, मेलाटोनिन, फिर उसके बाद आपका ऑक्सिन। अब इसके बाद 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो बेटा पानी में घुलनशील सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये होएगा H+ आयन देता है। ये क्या देता है, H आयन देता है। हाइड्रोजन के आयन देता है एसिडिक में। और बेसिक क्या आयन किस में देता है बेटा, बेसिक क्या आयन होते हैं बेटा, OH नेगेटिव। क्लियर है, OH नेगेटिव, समझ में आ गया होगा आपको। ये बेसिक होता है, ये होता है बेटा बेसिक, है ना। ये बेसिक के आयन होते हैं, ये एसिडिक के होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। देखो इनमें से कौन सा होगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा। क्या होगा बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 30 का बेटा क्या होगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज नो मास नो चार्ज, है ना। प्रोटोन के पास, चलिए देखते हैं। अब ये जो प्रोटोन है, प्रोटोन तो नहीं होगा इसका आंसर, ना ही न्यूट्रॉन होगा, ना इलेक्ट्रॉन होगा। फोटोन होगा। फोटोन क्या होता है यार, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं फोटोन, है ना इसको। तो अब यहाँ समझा देते हैं आपको। जो प्रोटोन होता है ना, प्रोटोन इसके पास बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है और मास होता है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर बेटा क्या होता है, इस पर मास होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, मास होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके पास मास होता है। क्या होता है बेटा, मास होता है। इसका मास होता है बट नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मास तो होता है ना कम से कम, यहाँ मास पूछा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इस पर बेटा चार्ज कैसे होते हैं, चलो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका क्या होगा बेटा, चार्ज होता है, इसका क्या चार्ज होता है इसका। ठीक है, चलिए इसके कैसे चार्ज होते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चला जाए तो यहाँ पर बोला हमसे, व्हाट हैपन्स व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो क्या होगा। तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या करेगा, एक ये फॉर्म्स एथेनोइक एसिड को फॉर्म करता है। क्लियर है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया आपको। अगर ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या है ये, तो भाई ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या है, ये मीथेन है बेटा। क्या है ये, मीथेन है। क्या है बेटा, ये मीथेन है। ये कंप्लीटली मॉलिक्यूल है। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में बेटा क्या है, देखो विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ऑब्वियसली इंसुलिन, पहले वाले मॉक टेस्ट में भी करवाया था इसी टाइप का। इंसुलिन होता है, ये हमारा पैनक्रियाज में से रिलीज होता है। किस में से,
पैनक्रियाज में से रिलीज होता है। क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ पर ये देखो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन होता है हमारा थायराइड ग्लैंड में से रिलीज, और एड्रेनालाइन किस में से होता है बेटा? एड्रेनल ग्लैंड में से। और ये एस्ट्रोजन है वो कहाँ से? ये आप बताएंगे मेरे को। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? देखो स्केलर, देखो ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और एक एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास नहीं है। इनमें देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें बेटा डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए यही तो स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ गए आप? अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसआई यूनिट? इनमें से कौन सी एसआई यूनिट नहीं है? मीटर एक एसआई यूनिट है ना। सेकंड एसआई यूनिट है एम्पियर। मीटर किसकी है बेटा? मीटर डिस्टेंस की हो गई, और ये आपकी सेकंड किसकी होती है? टाइम की। एम्पियर करंट की, और ये लीटर नहीं होती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लीटर हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में बेटा क्या है? अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना, मूव करती है, इट्स एक्सेलरेशन इज, क्या होता है इसका एक्सेलरेशन बेटा? क्या होता है? देखो ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्या होता है इसका? ये टुवर्ड्स द सेंटर। जो बॉडी होती है ना, अब देखो ये हमेशा कहाँ चलेगी बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर चलेगी। क्लियर है? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन क्या होगा? देखो बॉडी मस्ट बी एट रेस्ट, हाँ रेस्ट में तो होगी, लेकिन है ना बॉडी मस्ट बी मूविंग, और बॉडी मे बी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। सही है, लेंथ ऑफ कंडक्टर सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी सही है ना। देखो जब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। एरिया ऑफ कंडक्टर, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी है सही है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तब ये भी बढ़ेगा आपका, क्या नाम है, रेजिस्टेंस। और क्या, नेचर ऑफ मेटल, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑल ऑफ अबव करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 40 की तरफ। देखो 40वां क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बस मैं चाहता हूँ आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत कम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत कम। तो यहाँ पर आपको कम से कम 100 के 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब देखो ये आता है। देखो हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, हीटिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है भैया? 40वां क्वेश्चन, हीटिंग इफेक्ट किस पर? देखो ये आपका ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे, तो यानी कि ऑल हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द रेगर सॉइल, जो रेगर सॉइल है, इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग, क्या बेटा? रेगर सॉइल कॉटन को उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज विच, यहाँ लिखते हैं, हाँ, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज रिसीव रेनफॉल बिटवीन 200 से 300 सेंटीमीटर की रेन। ठीक है, कौन से वाले फॉरेस्ट में 200 से 300 सेंटीमीटर की रेन होती है? भाई देखो सबसे ज़्यादा रेन कहाँ? जहाँ ग्रीनरी होगी वहाँ पे, जहाँ बरसात होगी, तो ये क्या है बेटा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगर ये वाली बात हो गई, इसमें कितना बेटा? 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक की रेन होती है। ठीक है, चलिए और देखो अगर बात की जाए बेटा ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में बेटा कहाँ तक होती है बेटा? 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की रेन होती है इसमें रेंज की। ठीक है, और जो थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं बेटा, क्या बेटा? थ्रोन फॉरेस्ट होते हैं, इसमें 25 से लेकर के 70 सेंटीमीटर की, 25 से लेकर के 70 सेंटीमीटर की रेन होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी कम होती है क्योंकि ये कटीले वन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो पेड़ पौधे कम होते हैं, यानी कि अब क्या, देखो यहाँ लिखा है माउंटेन, अरे गड़बड़ कर रखी है, स्पेलिंग गलत दिख रखी है इसकी। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा, माउंटेन फॉरेस्ट में बेटा कितना है बेटा? आपका ये 100 से लेकर के
300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओरी इन इंडिया? ऑब्वियसली उड़ीसा, आंख बंद करके उड़ीसा लगा दो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुड डैम। क्लियर है, हीराकुड डैम। हीराकुड डैम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए हीराकुड डैम है जो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ हीराकुड डैम के बारे में आपको, कि ये जो है ना कहाँ पर है बेटा, ये महानदी पर है। कहाँ है ये? महानदी, महानदी रिवर पर है ये, ठीक है, जो कि ओडिशा में है। जो कहाँ पे बेटा? ओडिशा में, ओडिशा में है। दूसरी बात इसकी करी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये कम से कम नहीं तो 25.75 किलोमीटर लंबा है। क्लियर है, काफ़ी लंबा यार, है ना। चलिए ये क्लियर हुआ। चल और देखो अब इनके बारे में और जान लेते हैं। हमारा ये भाखड़ा नागल डैम है जो सतलुज नदी पर है। कौन कौन सी नदी पर है ध्यान रखना है आपको, ठीक है, जो कि किस पे है? सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल डैम सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और पंजाब बॉर्डर पर, ठीक है। टिहरी डैम है जो भागीरथी नदी पर है। किस पर है बेटा? ये भागीरथी नदी पर है और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए और क्या बेटा, सरदार सरोवर डैम, ये किस पे है बेटा? नर्मदा नदी पर है, जो कि आपका कहाँ? केवड़िया गुजरात में है। कहाँ पर है ये? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। वैसे एक बात होता है, ये वाला पेन चलाने में सुंदर सा लगता है ना यार, कितना रेनबो के कलर जैसा, ऐसे कर दो चलिए अब देखो यहाँ पर चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। मेरे को तो इसे चलाने में बड़ा मज़ा आता है। अरे 21 क्यों कह रहा हूँ यार मैं, ये तो 21 सीरियल है। क्वेश्चन नंबर 25, अभी हमने आपको 25 44 45 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, बौखला जाता हूँ मैं लंबे लंबे क्वेश्चन करवाते। चलिए हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए तो बेटा देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सुल-ई-कुल? सुल-ई-कुल किसने दी थी बेटा? अकबर ने दिया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। द बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है 1764 में हुई थी। वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड, क्या ये देखो मीर जाफर नहीं, क्या है? मीर कासिम और सिराज उद दौला और शाह आलम सेकंड। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे क्या पूछा गया है, देखिए, विच वे द कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली आर्यन पॉलिटिकल लाइफ? तो इसमें हो जाएगा बेटा कौन सा? ऋग्वेद कह रहा हूँ, ऋग्वेद, ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद हो जाएगा। आर्यन के बारे में, आर्यन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में किसमें बेटा? ऋग्वेद में है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए और देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऋग्वेद के बारे में और सारे वेदों के बारे में लिख रखा है, क्या क्या है इसके इंपॉर्टेंट। देखो ऋग्वेद है जो द ओल्डेस्ट है ये तो, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेद है ना। कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स होते हैं इसके अंदर और वर्सेस होते हैं बेटा कितने? 10,600, ठीक है। और देखो सामदेव है नोन एज द बुक ऑफ सॉन्ग्स, है ना। कंसिस्ट ऑफ चैंट्स, मंत्र होते हैं इसमें वर्शिप करने के, ठीक है। और देखो जो यजुर्वेद है ये पृष्ठ बुक है, ये सॉन्ग्स है, हाँ ये पृष्ठ बुक होती है, ये पुजारियों की किताब होती है, ठीक है। अब देखो इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस, मंत्र मतलब पूजा करने के विधि विधान, यज्ञ करना, ये सब, ठीक है। और अथर्ववेद होता है जिसमें जादू टोना होता है बेटा, मंत्र होते हैं, हाइम्स होते हैं, ठीक है। डेली लाइफ मेडिसिन के बारे में होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देखो ये हमारा यूट्यूब चैनल है SOSC लर्नर्स और हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इन दोनों को देखो, यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसको ज्वाइन करोगे ना आपको ये वाली PDF मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? ये वाली PDF जो कि आपको मिलेगी फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, ठीक है। इतना समझ गए आप। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 48। अब हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी? सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था भैया? क्या बोला यहाँ पर? सतवाहन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इसमें हो जाएगा बेटा सिमुका। कौन होगा बेटा? सिमुका। क्लियर है, सिमुका हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। अब क्या देखो, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी 1883 की, किस चीज़ से रिलेटेड थी? और वो किससे रिलेटेड बेटा? जुडिशरी पावर ऑफ इंडिया, है ना, कि जुडिशरी
पावर ऑफ इंडिया के बारे में थी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, है ना। हु रॉट द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये किसने लिखी थी बेटा, गुरुचरण दास ने। किसने लिखी थी बेटा, ये गुरुचरण दास ने लिखी थी। इतना बात समझ गए आप। चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्लियर है। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी यानी कि 50 मार दिए हमने, और 50 में से आपके रन कितने हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे बच्चों, 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 होता है द वाइट टाइगर वॉन द बुकर प्राइज। जो वाइट टाइगर है इसको बुकर प्राइज मिला था, ये कब मिला था, 2008 में मिला था। कब मिला था मेरे बच्चे, 2008 में। अब देखो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। क्लियर है ना। आप मुझे बताएंगे 5 जून को क्या होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। वर्ल्ड्स एड्स डे कब बनता है बेटा, ये 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए और देखो क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 में क्या है, नेशनल वोटर्स डे। ये कब होता है बेटा, नेशनल वोटर्स डे, हाँ ये होता है बेटा 25 जनवरी को होता है। कब को होता है बेटा, ये 25 जनवरी को होता है, समझ गए। 26 जनवरी को तो आपको पता ही है क्या है ना। चलिए कई बच्चे लिख देंगे 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे होता है चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अब करते हैं यहाँ पे, विच फीचर बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द फेडरल सिस्टम फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। ये कौन सा वाला हो जाएगा बेटा, देखो ये कौन सा सिस्टम डिस्टिंग्विश करता है बेस्ट फेडरल सिस्टम फ्रॉम अ यूनिटरी सिस्टम। देखो ये क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, आप अच्छे से कर रहे हैं ना, मज़ा तो आ रहा है ना आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर लेंदी हो जाएगा सेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-2.5 घंटे का करवाएंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे और अपने नंबर ला के दिखाएंगे और सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर देखो अभी 10-16 हो चुके हैं, ठीक है। आपको भी करना है, आप भी ऐसे ही लगे रहो, ठीक है। 2-2 घंटे ऐसे ही पढ़ते रहा करो बैठे बैठे, बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 की बात की जाए बेटा, देखो विच बॉडी इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी बार बता चुका हूँ ये वाला मैं, सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 की बात की जाए तो क्या है, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिया में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से संविधान संशोधन से आई थी, ये आई थी बेटा आपके कौन से, 42वें संविधान संशोधन से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, द टर्म सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ऑब्वियसली भाई किसको, इक्वालिटी को ही तो शो करती है, इक्वालिटी फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ऐसा किसमें, सेक्युलरिज्म है। और हमारा भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 की बात की जाए, द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इन इंडिया, वो क्या डिक्लेयर करता है, डिक्लेयर्स इंडिया, ये करता है बेटा सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, ये करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 60वें क्वेश्चन पर, विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, कौन सा आर्टिकल डील करता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद है बेटा हमारा अगला सेक्शन नंबर सी। अब 2 सेक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है, जीए और साइंस का कर चुके हैं हम, और आपका इंग्लिश का कर चुके हैं, तो 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने नंबर आए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन बच्चा कितना ग्रो कर रहा है। अगर आपके कम भी नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा आते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है बेटा। इसी टाइप का एग्ज़ाम आएगा, आप देख लेना, और इसमें से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 61 के लिए। अब देखो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी है, क्लियर है। चलो अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें सीक्वेंस लगाना है इसका, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, हार्ड सक्सेस वर्क ब्रिंग, ठीक है, हार्ड सक्सेस वर्क ब्रिंग। अच्छा
ये ऑलवेज, अरे यार, चलो ऑलवेज को 5 मान लेना और 5 कहीं पे ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। मैं काले इसी से लिख देता हूँ, 5 नंबर मान लो इसको, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर कैसे होगा। देखो 3 1 3 1, शुरू में क्या आ रहा है बेटा 3 1 3 1, यानी कि 1 होगा या 3 होगा। हार्ड वर्क या वर्क हार्ड, हार्ड वर्क, अगर मैं 1 देखूँ ये 1 हो जाएगा। हार्ड वर्क है ना, 1 और 3, 1 3 इसमें आ रहा है और 1 3 इसमें आ रहा है, ठीक है। ये अब देखो हार्ड वर्क हो जाएगा। हार्ड वर्क ब्रिंग्स, देखो सब्जेक्ट पर के बाद वर्ब आता है तो 1 3 के बाद आ जाएगा बेटा 4, 1 3 4। अरे तो ऑप्शन भी एक ही जैसे हैं, 1 3 4 2, 1 3 4 2, सक्सेस ऑलवेज। अच्छा यहाँ पे लास्ट में 5, आप एक काम करो इस ऑप्शन को काट दो, इसका यही मान लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में बेटा क्या है। अब देखो यहाँ पर अगर जो 7 को क्या बोले, यहाँ पर ही बोले हैं बेटा 7 को 49 लिख सकते हैं, तो 9 को क्या लिखेंगे। ये देखो 7 7 49 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा बेटा, यहाँ 101% क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर है। 7 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है बेटा 49 होता है ना। ऐसी 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63। अब ये देखो यहाँ पर 8 को 20 लिख सकते हैं, तो 10 को क्या लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 8 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस कर देता हूँ इसमें 4, 8 दूनी 16, 4 क्या हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। अगर मैं यही सी के साथ करता हूँ 10 गुणा 2 प्लस 4 करता हूँ, 10 दूनी 20 और 4 24, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 में हमसे बोला गया है, देखो क्या है, 3 9, इसमें हमें ऑड निकालना है, ऑड वन आउट करना है। 3 9 27, 3 3 9 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अच्छा मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 चिक 36, 36 छिक्का 36 छिक्का क्या होता है, 6 चिक 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 चिक 36 और 3 39, 6 चिक 36 की 6, अबे यार 6 चिक 36 कर रहा हूँ मैं भी, 6 चिक 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 तिया 18 और 3 21। ओ भाई ये वाला तो हाँ, 6 चिक 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 तिया 18 और 3 21, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 चिक 36, 36 की 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 216 आएगा, 210 नहीं आएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65 है बेटा, जब 2 को 6 लिखा जाता है तो 4 को क्या लिखा जाएगा। अब देखो अगर मैं इसका 2 का स्क्वायर करके 2 जोड़ देता हूँ इसमें, तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 6 आएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ, 4 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा, यही अगर मैं 2 प्लस 4 का स्क्वायर, देखो सेम नंबर प्लस हो रहा है ना, अगर यहाँ 4 प्लस करता हूँ तो 4 चौक 16, 4 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए है ना, अब देखो यहाँ खाली 2 भी प्लस करता है, 16 और 2 18, लेकिन ये स्क्वायर वाला हो रहा है, जो सेम नंबर है ना उसको प्लस करना है, क्लियर है। चलिए देखो मतलब कि 2 का स्क्वायर किया और 2 ही को प्लस किया, 4 का स्क्वायर किया और 4 को ही प्लस किया, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 66 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है बेटा, पेन से अगर लिखते हैं, पेन से राइट करते हैं तो नाइफ से क्या करेंगे, कट करेंगे, किल करेंगे, शार्प करेंगे, या तो फिर स्टील करेंगे। ऑब्वियसली बेटा कट करते हैं ना, कहीं किल लगाई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्या बताओ, टाइम क्या बताती है, क्लॉक बताती है। टेम्परेचर क्या बताएगा, ओह टाइम कौन बताता है, क्लॉक। टेम्परेचर कौन बताएगा, हीट बताएगी, नहीं। डिग्री बताएगा, नहीं। थर्मोमीटर, हाँ जी थर्मोमीटर बताता है। वेदर भी नहीं बताता, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को लाइक करते चलें बस आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, 68 करेंगे। देखो ए इज़, यहाँ पर इनमें क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कुछ है ना, ये ब्लड रिलेशन होता है ना, ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए ना पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मस्त एकदम, मैं कह रहा हूँ एक बार अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली ना, बस आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाली वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, ठीक है। तो या तो आपके यही मॉक टेस्ट चालू रखने हैं, ठीक है।
वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी वैसे। चलिए एक लाइन में रखते हैं हम बेटा। देखो देखो यहाँ पर हो जाएंगे कौन, पेरेंट्स। यहाँ पर कौन हो जाएंगे बेटा, पेरेंट्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, पेरेंट्स। पेरेंट्स से नीचे कौन होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं। पेरेंट्स में कौन है, पेरेंट्स आ जाएंगे। पेरेंट्स में भाई, पेरेंट्स के भाई, पेरेंट्स के बहन। जैसे यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर से बताता हूँ। यहाँ पर आ जाएंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स आ जाएंगे। पेरेंट्स में जैसे मोम, मदर आ गई, मदर, फादर, है ना, ये आ जाएंगे, फादर आ गए। और उनके भाई बहन हो गए, है ना, चाचा, है ना, अंकल, आंटी, अंकल, आंट, ये सब हो जाएंगे। मामा, मामी, चाचा, चाची, फूफा, फूफी, ये सब, है ना। चलिए, और इससे अगर नीचे जाओगे तो क्या आ जाएंगे, ये बच्चे आ जाएंगे, जैसे कि सन, डॉटर। इसमें बेटा ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब भी, सॉरी फादर इन लॉ कह रहा हूँ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सब भी आ जाएंगे। ठीक है, सन, डॉटर, कज़न, है ना, ये सब आ जाएंगे इधर। अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो ग्रैंड आ जाएंगे, जो हमारे ग्रैंड होते हैं, ये सब। ठीक है, तो बस ये ही है इसमें, है ना। और बाकी इसके आगे का भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इसको फुली एक्सप्लेन करूंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं इस जगह पर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको ये। चलिए देखो, ए इज़ बीज सिस्टर, मतलब कि जो मतलब जो बी की सिस्टर है, ऐसे करते हैं, सिस्टर लगाएंगे, जो ये सिंगल लाइन होगी। ए बी की क्या है बेटा, सिस्टर, है ना। तो यहाँ पर ए लगा दूंगा, ए इज़ बीज सिस्टर, बी की सिस्टर। तो ए के लिए हम लगाएंगे बेटा माइनस, मतलब कि जो फीमेल होगी ना, देखो यहाँ जो फीमेल होगी उसके लिए माइनस लगाएंगे, और जो मेल होगा उसके लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, ए यहाँ दिख रहा है ना, ए क्या है, बी की सिस्टर दिखाई दे रही है ए की लाइन में। भाई देखो, बहन होगी जो बराबर की तो होगी एक लाइन में। ठीक है, और फिर क्या बोला है, सी इज़ फादर, सॉरी बी इज़ सी इज़ फादर। जो बी है सी का पिता है, मतलब कि बी ऊपर रहेगा तो सी नीचे आएगा ना। सी क्या होगा बेटा, नीचे आएगा, जो कि क्या है, ये सी का, बी इज सीज फादर। तो बी एक मेल हो गया ना, क्योंकि फादर है, फादर मेल होता है। अब क्या बोला है, बी इज सीज फादर, डी इज सीज मदर। जो डी है सी की माँ है ना। डी है वो सी की क्या है बेटा, माँ है। तो यानी कि देखो, ये तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पर, ये इस तरीके से, है ना। अब ये जो डबल लाइन है ना, ये दिखाती है बेटा संबंध पति पत्नी का। तो यहाँ पर डी होगा ऑब्वियसली। ये क्या बोल रहा है इसमें, मदर है ना, ये मदर है तो ये फीमेल होगी, ये मेल है। समझ आया आपको, सी की माँ डी है, क्या है, सी की माँ डी है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, है ना। ए कैसे डी से रिलेटेड है, ए क्या लगेगा डी का, ए डी का क्या लगेगा आप बताइए, है ना। देखो ये क्या है, ये इसका पति है, और पति की बहन कौन लगती है, सिस्टर इन लॉ ही तो लगती है। भाई पति की बहन कौन लगती है, सिस्टर इन लॉ ही तो लगेगी, है ना। ठीक है, देवरानी जिसे कहते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे क्या पूछा है, देखो जब आपको ऐसे सिंबल में दिए हों, क्या दिए हों, ऐसे सिंबल में ऐसे करके पूछा जाओ, है ना, ऐसे करके पूछा जाए तो कैसे करो, ये तो और भी ज़्यादा आसान होता है। यहाँ देखो ए प्लस बी, यानी कि जो जहाँ प्लस आएगा ना वहाँ ए इज़ फादर ऑफ बी, तो फादर का रिलेशन दिखाना है। जहाँ माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर का रिलेशन दिखाना है। और मल्टीप्लाई का मतलब जब आएगा तो वहाँ पर हस्बैंड का रिलेशन दिखाना है। चलिए तो बताते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, P प्लस क्यू, यानी कि प्लस का है, A फादर है B का, मतलब P फादर है Q का। P जो है वो क्या है बेटा, फादर है किसका, Q का है, तो नीचे आ जाएगा Q। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, अब क्या लिखा है इसमें, सिस्टर का रिलेशन दिखा रहा है, B इज सिस्टर ऑफ, सॉरी A इज सिस्टर ऑफ B, मतलब कि यहाँ पर बोला है Q क्या होगी, सिस्टर होगी R की, है ना। Q जो है वो सिस्टर है किसकी बेटा, R की है। चलिए, है ना, सिस्टर है तो ये फीमेल का साइन लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर R मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड, R हस्बैंड है S का, R जो है ना वो क्या है बेटा, हस्बैंड है, ये पति देव है S के, तो ये तो फीमेल हो गई। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर देखो P इज़ फादर, अब इनमें से कौन सा सही है, P इज़ फादर ऑफ S, क्या P S का पापा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, इसका पापा है, ससुर कह सकते हैं इसका, है ना। जो S है, जो यहाँ पर ये S है, S
एस का ये क्या है बेटा, ससुर है। कौन है, ससुर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और अगली लाइन में क्या बोला, पी इज ग्रैंड फादर। भाई ग्रैंड फादर का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, फादर तक ही सीमित है यहाँ तो, ठीक है। अच्छा पी, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और पी इज अंकल ऑफ एस, क्या है बेटा, पी इज अंकल ऑफ एस, क्या पी एस का अंकल है, नहीं तो अंकल नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, अंकल ऑफ एस, नहीं 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 नहीं, ठीक है। पी इज फादर इन लॉ ऑफ एस, है ना, जो पी है एस का फादर इन लॉ ही तो। भाई देखो एक बात बताओ, जब जब ये इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, तो ये इसका बेटा नहीं हुआ। आर पी का बेटा है और बेटे की बहू, बेटी की ये जो बहू है, बहू का ये ससुर ही तो लगा। अरे पी इसका ससुर ही तो लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है बेटा देखो कि अ पर्सन वॉक्स 8 मीटर ईस्ट। अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है ना, ए आदमी है जो कि ईस्ट, ईस्ट जो क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये तो ऊपर तो नॉर्थ होता है, मैं इधर लिखता हूँ। देखो ऊपर की तरफ जब डायरेक्शन होगी, एक मिनट, जब बेटा ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी तो नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगी तो साउथ होगा, राइट की तरफ होगी तो ईस्ट होगा, और लेफ्ट की तरफ होगी तो बेटा वेस्ट होगा, है ना। तो क्या होगा, देखो अ पर्सन वॉक्स 8 मीटर ईस्ट, मतलब कि ईस्ट की तरफ बेटा क्या किया है, वो 1 मीटर चला है, 8 मीटर चल गया, ठीक है मेरा भाई। अब क्या है, और क्या है, देन 6 मीटर साउथ की तरफ चलता है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ से साउथ तो नीचे की तरफ, मैंने आपको बताया साउथ चलेगा। अब ये नीचे की तरफ कितना बेटा, 6 मीटर, 6 मीटर यहाँ पर साउथ की तरफ चला, ठीक है। और देन वेस्ट चला, वेस्ट कहाँ, उल्टा चलते हैं ना, उल्टे हाथ की तरफ, चलिए तो वेस्ट चला 8 मीटर, यहीं तक ये आ गया, फिर से वापस यहीं आ गया, 8 मीटर यहाँ चल गया। अब ये पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। भाई देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से भैया जी आपको पता है ये 6 मीटर ही दूर है अभी, तो कितना 6 मीटर, तो ये 8 वाला नहीं होगा, 2 वाला नहीं होगा। और कौन सी दिशा में अभी ये, नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की दिशा में है। ये कौन सी दिशा में बेटा, साउथ की दिशा में, तो साउथ की दिशा में ही हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, 6 मीटर साउथ में है भाई हमारे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 में क्या बोला बेटा, मोहन स्टार्ट्स फेसिंग वेस्ट। अब मोहन का जो शक्ल है ना, मोहन की शक्ल अभी वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में कर दी। मोहन की शक्ल कहाँ है भाई, अभी वेस्ट में है, ठीक है। अब ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी हमारी क्या चलती है, ऐसे चलती है। ये वाला होता है बेटा क्लॉकवाइज और ये वाला होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, यहाँ से 90 डिग्री ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री चल गया क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब क्या है ये, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भाई 180 डिग्री देखो, 90 डिग्री यहाँ है, फिर 90 डिग्री यहाँ, बिल्कुल ऑपोजिट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे आ गया यहाँ पर, है ना। विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, अब यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में, ये साउथ की डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में है ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी में क्या लिखा है बेटा, बी इज़ टॉलर देन ए। भाई देखो 4 आदमी हैं, ए बी सी डी, ठीक है। क्या बोला इसने, बी इज़ टॉलर देन ए, मतलब क्या बोला गया है कि जो बी है ना, जो बी है वो बी क्या है, बड़ा है ए से, यही तो बोला है इसने। और क्या बोला है, बट शॉर्टर देन डी, मतलब कि जो बी है वो क्या है बेटा, डी से छोटा है, डी से छोटा है, मतलब कि बी बड़ा हो जाएगा दोनों से, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, सी इज़ शॉर्टर देन ए। अब जो सी है ए से छोटा है, सी क्या है, ए से छोटा है, तो मतलब कि मैं यहाँ पर ए बड़ा हो जाएगा सी से, तो इसमें बोला है कि हु इज़ शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली भाई सी शॉर्टेस्ट हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा, सी शॉर्टेस्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में बोला है 8 पर्सन्स ए बी सी डी एफ जी एच आर सिटिंग राउंड सर्कुलर फेसिंग टेबल, मतलब कि राउंड एक टेबल है, उस पर बैठे हुए हैं, ये 8 लोग हैं, दोस्त हैं, जो फेस कर रखे हैं सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ इन्होंने अपना फेस कर रखा है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हु इज़ सिटिंग ऑपोजिट टू ई, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं इसको। देखो यहाँ पर बोला गया हमसे कि एक सर्कुलर टेबल है इस तरीके से, ठीक है।
और जिसमें ये कितने आदमी हैं, 8 आदमी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे कहाँ हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ हैं, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ बोला क्या है पहली लाइन में, ए इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, है ना। अब जब अगर मान लो बी यहाँ है, ए कहाँ है, थर्ड लेफ्ट है। अगर आप देखोगे, आप अगर यहाँ बैठे होगे तो लेफ्ट साइड आपका यहाँ की तरफ होगा, लेफ्ट साइड आपका यहाँ होगा, राइट साइड यहाँ होगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, है ना। चलिए अब देखो, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो कितना पर बैठा है ये, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, है ना। 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा होगा बेटा, हमारा ये बैठा होगा, ए बैठा है, ये रहा। ठीक है, चलिए अब क्या बोला, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। अब ए का राइट क्या है, अंदर की तरफ मुंह करके देखो, अपने आप में इमेजिन करो, ए का जो राइट है वो तो ये हो जाएगा राइट, और ये वाला हो जाएगा बेटा लेफ्ट। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बोला क्या है हमसे कि सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, है ना। ए का सेकंड लेफ्ट, 1 2, यहाँ पर आ जाएगा सी। क्लियर है। चलिए डी इज ऑपोजिट टू सी, ऑपोजिट टू सी क्या होगा, बिल्कुल ये ऑपोजिट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी इज ऑपोजिट टू सी, यहाँ पर आ जाएगा बेटा डी। क्लियर है। चलिए अब क्या है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, और जो क्या बोला है इसने, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, इमीडिएट राइट मतलब बी बैठा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें क्या, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ओ हो, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए है, तो यहाँ पे तो हमने लेफ्ट पे कर दिया सी को भाई, तो राइट ऑफ ए सेकंड, 1 2, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर आएगा डी, ऑपोजिट हो जाएगा ना भाई। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑपोजिट लिख दिया, मैंने इसको लेफ्ट पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी इज ऑपोजिट टू सी हो गया, डी इज ऑपोजिट टू सी हो गया। ठीक है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, अब क्या है, ई इज इमीडिएट राइट ऑफ डी, ई का राइट यहाँ पर हो जाएगा, ई का राइट कहाँ हो जाएगा बेटा, सॉरी डी का राइट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बोला एफ इज़ नॉट नेबर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का नेबर नहीं है एफ, तो यहाँ पर आ जाएगा। बोला इसमें क्या है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई, अब ई के ऑपोजिट कौन बैठा है भाई, ई के ऑपोजिट तो भाई हमारा एक ही आदमी बैठा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 20 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 73 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 74 की तरफ। 74 क्वेश्चन में क्या बोला है, 7% सिट अराउंड अ सर्कुलर, 7% सिट अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू द सेंटर, तो हमें इस हिसाब से ये वाला इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमने बनाया सर्कल। ठीक है, कितने 7% सिटिंग कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, चलिए अब इनको हमने इन्हें बिठाना है यहाँ पर। अबे यार बैठ जा। हाँ देखो क्या है, इसने बोला है ए सिट्स बिटवीन बी एंड सी। अब देखो जो ए है बी और सी के बीच में है, किसके, बी और सी के, बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, बी और सी ये हो गया। ठीक है, या बी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। एग्जैक्ट नहीं दिया ना, मैं 2 नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं दिया ना, तो आप ये कहीं भी बीच में बिठाना है इसे, तो हम चाहे ये इधर हो इसके राइट में हो या लेफ्ट में हो। ठीक है, अब क्या, डी इज ऑपोजिट टू ए, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कि इन दोनों जगह से, मतलब कि डी यहाँ पे इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है, डी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखो ई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, अगर देखो ये मानेंगे 1 2, तो यहाँ तो बी लिखा है, तो यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर देखो डी अगर कोई यहाँ मानेंगे तो 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकंड राइट देखना है तो डी यहाँ नहीं आएगा, डी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो 1 2, यहाँ पर सेकंड राइट हो गया ना डी का। तो अब इसने क्या पूछा है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। चलिए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, भाई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई तो कोई दिखाई नहीं दे रहा हमें, है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या है, इनको तो देखो 1 2 3 4 5 आदमी बिठा दिए, 2 रह गए, ये रह गया और ये रह गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या है, अब यहाँ इसको ऑप्शन से करेंगे हम। देखो सी है, सी तो यहाँ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ई का मतलब है मात्र इन दोनों नंबर से, ई का मतलब है सिर्फ इनों से। अब इसे ही देखेंगे हम। ठीक है,
ई का मतलब है सिर्फ इससे। चलो देखो बी तो यहाँ पर है दोनों, सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ए की बात की जाए, ए यहाँ पर है तो एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ ही तो नहीं है, एफ यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ हो जाएगा। तो मतलब हमारे बचे हुए देख रहे हो, यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पर जी आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे होगा ये, समझ गए, एफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या लिखा है कि फ्रॉम द गिवन 4 पोजिशंस ऑफ अ सिंगल डाइस, एक सिंगल डाइस की 4 पोजिशंस है। क्या है बेटा, 4 पोजिशंस है। फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस ऑपोजिट टू द फेसिंग वन हैविंग 1 डॉट। मतलब कि एक डॉट के ऑपोजिट कितनी डॉट होंगी, है ना, एक डॉट के ऑपोजिट कितनी डॉट होंगी। चलिए अब ज़रा देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे अगर आप, तो देखो यहाँ पर एक है और इधर क्या होगा, यहाँ पर एक है तो इधर ऑपोजिट में क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है, इसको देखो यहाँ पर, ये तो एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है क्योंकि इसके एडजेसेंट के साथ हो रहे हैं। तो ऑपोजिट में देखो यहाँ पर एक है ना, एक के ऑपोजिट में देखो, ऑपोजिट नंबर कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे इनका सम क्या होता है, 2 ऑपोजिट फेस का सम होता है बेटा 7। जैसे 3 यहाँ पर तो ऑपोजिट 4 होगा इसका, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर होगा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही क्या होगा, एक के ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, समझ गए। सॉरी 7 कह रहा हूँ मैं, एक के ऑपोजिट 6 हो जाएगा, तब जाके 7 बनेगा। तो यहाँ पर 6 आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 76 के पास। देखो यहाँ पर जब ऐसे ओपन डाइस दिया हो तो आपको क्या करना है, तो यहाँ देखो एक को छोड़ के एक इसको ऑपोजिट मानो। जैसे कि ये जो 6 है ना, 6 के ऑपोजिट में क्या है बेटा, 2 है। यहाँ दे, मैं यहाँ लिखता हूँ 6 के ऑपोजिट 2 है। ऐसे ही बेटा 5 के ऑपोजिट बेटा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। क्या होगा, 5 के ऑपोजिट 3 होगा, 5 के ऑपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 1 के ऑपोजिट बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा, 1 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा। चलिए अब देखो इसमें ऑपोजिट, इसमें देखना है सही डाइस कौन सा है। क्या 6 के ऑपोजिट 2, देखो 6 के ऑपोजिट है ना 2 यहाँ तो, लेकिन यहाँ तो एडजेसेंट है, ये वाला नहीं होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर 5 की देखी जाए 4, 6 के ऑपोजिट 2 है, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। 5 के ऑपोजिट 3 है, नहीं दिखा रहा है। 4 के ऑपोजिट 1 है, ये हो सकता है। इसको देखो 5 के ऑपोजिट बेटा क्या है, 3, 5 के ऑपोजिट बेटा 3 है, लेकिन यहाँ तो एडजेसेंट में दे रखा है, तो ये भी गलत। ऐसे ही 1 के ऑपोजिट यहाँ भी 4, 1 के एडजेसेंट दे रखा है ना 4 हमें, तो हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बेटा आपको है ना एलिमिनेट करने आने चाहिए, जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना आने चाहिए, जिससे आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, 77 की बात की जाए बेटा, ऑपोजिट ऑफ 5 देखना है, 5 के ऑपोजिट कौन आएगा। तो 5 तो यहाँ पर है, 5 पर ध्यान देना है। अच्छा ज़रा देखो, यहाँ 4 है और 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। चलो एक बार इस वाले डाइस से रिलेट करते हैं। आपको पता है ऐसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। अगर कॉमन होता 3 4 3 4 होता कहीं पे, तो हम आराम से इसको लगा देते। तो अब देखो यहाँ पर 4 को क्लॉकवाइज घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे ही 4 को यहाँ से घुमाओगे, तो देखो ये क्या हो गया, 4 के ऑपोजिट तो 4 ही रहेगा, 4 के ऑपोजिट और भी नंबर आएगा, है ना। फिलहाल देखो आप, है ना 4। अब 5 के ऑपोजिट ऐसे ही सेकंड नंबर पे यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा 3, और यहाँ पर आ रहा है बेटा 2, ठीक है। यहाँ पर इन वालों में से दिखा रहा है बेटा 5 के ऑपोजिट 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए इस वाले में भी देख लेते हैं एक बार, है ना। अब देखो इसके 3 के क्लॉकवाइज देखते हैं एक बार। चलो अब देखो ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ क्लॉकवाइज घुमाओ इसको और इसको भी। यहाँ देखो लास्ट में यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यानी कि 1 ऑपोजिट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है कि भाई साहब हमें बताइए इसमें कितने ट्राइंगल हैं, कि इस वाली फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। चलिए लिखा है ना काउंट द ट्राइंगल्स। चलिए आइए, तो भैया इसमें कितने ट्राइंगल हैं जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 78, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में टोटल ट्राइंगल कितने हैं, चलो गिनते हैं। अब ध्यान से गिनना भैया। देखो आओ, देखो ये वाला जो है, ये वाला जो बन रहा है, ये 2 हैं, और ये वाले तो 2 हैं, और ये एक पूरा बड़ा वाला 3 है। क्लियर है।
ये हैं, 3 यहाँ पर हैं, देखो 3 ट्रायंगल ये वाले हो गए, है ना। और ऐसे ही बेटा 3 ट्रायंगल हमारे ये वाले भी हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ठीक है। 3 3 3 3 3 चौक 12 ट्रायंगल तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है। चलो 12 ट्रायंगल ये मिल गए हमें, क्लियर। अब अंदर भी देख लो, देखो 3 ट्रायंगल ये हो गए हमारे पास, ये वाले देखो मैं यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ, ये 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। सेम ही ये 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल, 12 ट्रायंगल ये हो गए, 24 ट्रायंगल तो मिल गए, ठीक है। 24 ट्रायंगल हो गए। अब देखो 24 के बाद अब यहाँ देखोगे आप, ब्लू कलर से करके दिखाता हूँ, थोड़ा डार्क बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये 3 मिल गए। अब देखना यहाँ पर अब क्या है, एक तो ये ट्रायंगल मिल रहा हमें, एक एक इसके ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 4, ठीक है। 4 ट्रायंगल ये मिल गए, ये 4 मिल गए। अब और ढूंढो, अब और ढूंढो ट्रायंगल्स। अब देखो ट्रायंगल्स में और भी देखा जाए ना, अभी मैं कलर चेंज करके यहाँ पे येलो कलर से बताता हूँ आपको। देखो और ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको इसके अलावा, इसमें देखो 12 दूनी 24 और 4 28, 28 ऑप्शन में है, लेकिन बड़े ऑप्शंस भी हैं, और भी देख लेते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये रहा, है ना, ये रहा, ये वाला ट्रायंगल एक, सेम यही हो गया 2, ठीक है। 2 ये हो गए, है ना। अब देखो 2 ट्रायंगल ये हो गए, 2 ये हो गए, है ना। 2 4 6, सेम यही बन रहे हैं ना, ये वाले भी देखो ऐसे ही बन रहे हैं, ठीक है। ये बन रहे हैं, ठीक है। 2 4, फिर ये वाले 6 और ये वाले 8 ट्रायंगल ये रहे, ठीक है। कितने हो गए, 12 है 36 ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे, 36 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही होएगा। टोटल इसमें 36 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने, ठीक है। 36 ट्रायंगल्स हो गए। अब देखो इसमें काउंट करने हमें कितने स्क्वायर हैं, इस वाली फिगर में स्क्वायर कितने होंगे आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कितने स्क्वायर से फाइंड आउट करके बताओ। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कितने हो जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। अब इसमें इस वाले में देखो कितने ट्रायंगल कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर हो जाएंगे। देखो एक तो ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, एक, है ना। 2 3 4 5, है ना। फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13 स्क्वायर हो गए टोटल। कितने स्क्वायर हो गए बेटा इसमें, 13 हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए आप, इसमें 13 स्क्वायर हो जाएंगे, समझ गए। चलिए 13 स्क्वायर्स हो गए। चलो अब चलते हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। कौन सा, ये हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। वाह, अब मैथ्स चालू होने वाला। वाह बेटा 80 क्वेश्चन कर चुके हैं आप, है ना, तालियां हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे चल रहे हो बेटा, 80 क्वेश्चन तक टिके हुए हो। बस 20 क्वेश्चन और उसके बाद छुट्टी, है ना। आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए 80 में से आपके कितने नंबर आ गए जल्दी से बताइए। कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अब चलते हैं अपने मैथमेटिक्स की तरफ का सेक्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 81 की तरफ। देखो इस वाली पीडीएफ से ना, इस वाले मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारे टाइप सीखने को मिलेंगे, है ना, जो कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर इसमें कुछ सवाल कराऊंगा सक्सेसिव बेस्ड, ठीक है। देखो अब प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%। क्या क्या है बेटा, 25% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है बेटा, इंक्रीज बाय, इंक्रीज के लिए 25% प्लस लगाऊंगा, इंक्रीज बाय 25%, ठीक है। देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, फिर दोबारा से इंक्रीज हुआ है कितना बेटा, 20% से दोबारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलो 20% से भी इंक्रीज हुआ है। जब आपको इस तरीके से दिया गया हो सवाल, तो आपको क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। क्या लगाना है, सक्सेसिव परसेंटेज लगाना है। वो कैसे होता है, देखो इसका होता है बेटा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, सक्सेसिव लगाना होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको मानो x और इसको मानो बेटा y। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप, 25 प्लस 20 प्लस 25 गुणा 20, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अपॉन में 100 रहेगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, देखो
25 और 20 कितना हो गया बेटा 45 प्लस 25 इंटू 20, 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो गया बट्टे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 45 और 5 50 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 50% हुआ है ना। क्या हुआ इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना हुआ है बेटा 50%। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको। 45% नहीं होगा, प्लस करके मुंह उठा के लगा देते लोग बाग। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा हूँ 82 है ना। क्वेश्चन नंबर 82 बेटा क्या होगा इसमें, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 10%, भाई डिक्रीज हुआ है तो -10% लगेगा। देन बाय 20%, फिर से माइनस हुआ है 20%, फिर घट गया। तो ओवरऑल वो कितना डिक्रीज हुआ है। तो वही वाला हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपो एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस में है तो -10 प्लस -10 प्लस है ना, देखो -10 इंटू -10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपॉन -20 हो जाएगा। अरे यार सब -10 लिख दिया मैंने, है ना। देखो क्या हो गया ये -10 और -20 ना, -10 प्लस -20। ठीक है, और प्लस -10 इंटू -20। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया बेटा 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो 2 एकम 2 बचा यहाँ, प्लस यहाँ 2 बचा, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस बेटा क्या होगा माइनस, माइनस माइनस अब कर देंगे हम प्लस। तो ये माइनस का कितना आ गया बेटा हमारे पास 30 आ गया। तो यहाँ पर ओवरऑल -28 आ जाएगा, -28 है ना, -28%। यानी कि क्या डिक्रीज माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, तो 28% इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप। चलिए अब ये वाला बात समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। अ शॉपकीपर मेक्स मार्क्स एन आइटम 40% अबव देन CP। भाई CP से 40, मान लो CP ये है ना, CP ये है, CP से ज़्यादा उसने मार्क किया है, तो MP जो होगा ना, MP बेटा क्या होगा वो 40% ज़्यादा होगा, 40% ज़्यादा होगा। और इसने बोला इसने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट दिया है तो भाई देखो क्या होगा, ये 10% का डिस्काउंट दे दिया इसने, है ना। तो ये जो डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। तो आपको पता है यहाँ पर भी सक्सेसिव लग जाएगा, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है ना, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे सक्सेसिव, वही वाला। देखो हम कैसे कर लेंगे इसको, यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्या हो जाएगा बेटा -10 प्लस 40 है ना, प्लस -10 इंटू 40 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 100 यहाँ रहेगा ही रहेगा। 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 कट गया। ठीक है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये -4 बचा, और ये क्या बचा 30। यहाँ पर क्या बचा ये 30 बचा, और माइनस ये बच गया 4। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 26% ओवरऑल कितना हो गया बेटा 26% हो गया। इतना बात समझ में आया आपको, क्लियर होगा है ना। सक्सेसिव इस तरीके से लगाया जाता है, क्लियर है। चलिए अब देखो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आप, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, सबका सिलेक्शन होना चाहिए, आपका और आपके फ्रेंड्स का। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट। अब यहाँ देखो एक आर्टिकल को सेल किया गया है एट द प्रॉफिट, है ना, एक एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% के प्रॉफिट पे सेल किया गया है। इफ़ द CP इज इंक्रीज बाय 20% एंड SP रिमेन्स सेम। इसको देखो क्या है अलग तरीके से करते हैं। अब देखो एक एक चीज़ को सेल किया गया है 25% के प्रॉफिट मतलब 25% ज़्यादा। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट हो या लॉस, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, प्रॉफिट हो या बेटा हो लॉस, क्या हो लॉस, हमेशा किस पे नापा जाता है उसको 100 से ही उसको कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है बेटा 100 से कंपेयर किया जाता है। देखो 100 से अगर ज़्यादा हुआ, अगर मान लो 25 मैंने लिखा, 100 से 25% का प्रॉफिट लिखा, क्या लिखा मैंने 25% का प्रॉफिट, तो वो हो गया 125। अगर जो मैं 25% का लॉस लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा बेटा 75, है ना। लॉस लिखूँ तो वो 75% हो जाएगा, और प्रॉफिट लिखूँ तो वो 125% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर 100 से ही हम देखेंगे। अब ज़रा देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ, लाल पेन से करते हैं, हाँ जी,
देखो क्या बोला है, सीपी है भाई, सीपी मान लो हमारा क्या है बेटा 100 है, सीपी हमारा क्या है 100, ठीक है। और इसने बोला है कि एक आर्टिकल को सेल किया गया 25% के प्रॉफिट पे, तो एसपी जो होगा हमारा, जो एसपी है वो कितना होगा 125 होगा, क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा है। और फिर सीपी को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, सीपी को 20% इंक्रीज़ कर दिया जाता है। जो बढ़ा हुआ सीपी है, जो बढ़ा हुआ सीपी है वो कितना है, सीपी मतलब कि 100 + 20, वो कितना हो गया बेटा हमारा, ये हो गया 120 हो गया, ठीक है। चलिए अब ये एसपी रिमेन सेम है, एसपी क्या है 125 का 125 ही है। तो अब क्या बोला है, अब जो न्यू प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा भाई, देखो एसपी ये रहा, सीपी अब ये आया है, सीपी हमारा ये आया है, तो हम सीपी से ही देखेंगे इसको। तो देखो हमारा सीपी, सीपी और ऊपर क्या आ जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा, चलिए अब देखो कैसे आएगा, इसी को यहाँ पर आगे सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट कितना आया बेटा, यहाँ पर देखो सीपी हमारा 20 था, 120 था, ठीक है। और ये 5 का प्रॉफिट आया, कितने आया बेटा 20, और 125 का सेल हुआ है ना, ये 120 की चीज़, 120 की चीज़ 125 में सेल हुई है, तो 5 का प्रॉफिट गुणा 100, 0 से 0 कट गया। और ऐसे ही 10 पंजे कितना हो जाएगा, ऐसे इसको भी डिवाइड कर लो, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, 5 पंजे 25 बट्टे 6, 6 चौक 24 चला गया, 4 किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, ये हो जाए 6 चौक 24 बचा 1 पॉइंट लगेगा, 6 एकम 6 बचा 2 20, 6 3 18 6, अरे कितना हो गया, 25 है ना, हाँ 6 6 3 18, 6 चौक 24 बचा 1, 6 एकम 6 बचा 4, 6 छिक 36, 6 सत्ते 42, 6 छिक 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंट हो गया, क्लियर है, आ गया होगा आपको समझ में, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या बोला गया है ज़रा देखो। जो हमारा ये सीपी है, सीपी को 100 माना था, सीपी को क्या माना था भाई 100 माना था हमने, सीपी को 100 माना था। और सीपी से क्या होगा प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो बेचा कितने का होगा उसने 125 रुपये का, क्योंकि 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, उसको 125 का बेचा होगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि अगर सीपी को बढ़ा दिया जाता है, अगर सीपी को बेटा क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कितना 20% से, तो भाई सीपी 100 था, 20% से बढ़ाया तो वो 120 हो गया, 100 + 20 120 हो गया, ठीक है। और बचा ये, और हमारा एसपी हमेशा क्या रहेगा, अभी सेम ही रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, अगर सीपी पे हमने क्या किया है, 120 की चीज़ 125 में बेची तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और कितने कितने पर बेची थी, 120 पर, ठीक है, कितने से 120 से बेची थी, तो इसका परसेंट निकाल दिया हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर है, इतना समझ गए आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम अपने इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है हमसे कि a बराबर 2 + √3 बोला गया है, तो a² माइनस √2 + √3 a² - 2√6, तो a की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर a, b या c, कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें पता है a की वैल्यू, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है a² - 2√6, ठीक है, a² - 2√6, ठीक है। चलो देखो √2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 आएगा, 2√6 आएगा। चलो अब देखो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाइए, आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab होती है, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2, यह आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कटा 2 प्लस स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ पे आ गया 3 प्लस ये, और यहाँ पर हमारे पास ये माइनस में 2√6 था, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 2√6 हो गया माइनस 2√6 हो गया, ठीक है। चलो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या हो गया भैया, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 5 ही तो बचा, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, इस तरीके से होता है ये सवाल, समझ गए। चलिए
अब देखो यहाँ पर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 85 हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत आसान है, इसको तो यार देखते ही आप लगा दो 3 3 9 -2 7, ऐसे करके आप भी लगाओगे। चलो सिखाते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या है, जब ऐसा कोई सवाल दिया हो आपको, जब ऐसा कोई सवाल दिया हो तो मुंह उठा के आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। चलो स्क्वायर करो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। देखो इसको अगर स्क्वायर करके लिखोगे तो ये क्या लिखना पड़ेगा आपको, 1/x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। प्लस यहाँ पर आएगा, देखो 2ab आता है ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, है ना, इक्वल टू क्या होगा 9, है ना। 3 3 से 9 हो जाएगा, x से x कट गया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 - 2 आ जाएगा। तो देख लो ना यहाँ पर, अगर इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बेटा 7। आ गया, नहीं आ गया 7? तो कैसे आया, देखो इसकी वैल्यू यही तो बन रही है, तो यहाँ पर सिंपल क्या है, ये तो कट ही जाना होता है, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 आ गया आंसर, देखा देखते ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या बोला है हमसे, ये a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी हुई है। तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटा 2 माइनस स्क्वायर से रूट कटा 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका, क्लियर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा, 30 मतलब थीटा ही तो है, सेम है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा ही तो है, ये 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 89 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें देखो क्या है, अ लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड if the ladder is 10 meter long, find the find the height reached। इसने बोला है कि एक वॉल है, दीवार है ना, दीवार पे ऐसे करके एक सीढ़ी लगी हुई है। क्या लगी हुई है भैया, सीढ़ी लगी हुई है, ये लाल कलर की सीढ़ी लगी हुई है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह है, और ये हमें दे रखा है एंगल, क्या दे रखा है भैया, एंगल बना रही है ये 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे इसने पूछा है, और ये कितनी की दे रखी है लैडर, 10 मीटर की 10 मीटर की लैडर है। तो पूछा है इसमें कि दीवार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। फाइंड द हाइट रीच, मतलब कि ये कहाँ तक पहुँची है, ये कहाँ तक पहुँची है, मतलब कि ये वाली ब्लू वाली हाइट निकालनी है हमें, ठीक है, दीवार की। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, लगाइए इसमें फॉर्मूला, है ना। क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, ये आपको पता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। अब देखो आपको पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो क्या है बेटा, देखो H/P है, या P/H लगा लो, है ना। P/H अगर आपने लगाया, P/H अगर लगाया तो ये P/H बेटा क्या होता है बेटा, साइन 60 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, साइन 60 डिग्री हो जाता है। तो P कितना है बेटा, 10 है ना, और H कितना है, सॉरी P कह रहा हूँ मैं, P हमारे पास क्या है, P तो P रहेगा, H हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, 10 है, बराबर ये कितना है हमारे पास, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है √3/2। क्या होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये 5 बार कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, P बराबर 5√2 हो जाएगा, 5√2 ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए समझ गए, इसको ऐसे लिख लो 5√2, क्लियर है, ये ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमसे क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 5 मेंबर्स इज 20। को भाई 5 मेंबर है जिनका मीन 20 है, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर्स इज एक्सक्लूडेड, उनमें से एक मेंबर को निकाल दिया जाता है ना, एक मेंबर को लात मार कर निकाल दिया जाता है,
और क्या, द मीन बिकम्स 18, तो मीन क्या बन जाता है, 18 बन जाए। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड मेंबर, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड मेंबर, जो एक्सक्लूडेड मेंबर था वो क्या था, ठीक है। चलिए अब देखो क्या होगा इसका। अब ये इस तरीके का मीन निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या करोगे, देखो द मीन ऑफ 5 मेंबर्स इज 20, तो नंबर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 कितना हो गया बेटा, 100 हो गया, 20 पंजे 100, और उनमें से एक निकाल दिएगा तो 4 मेंबर बचे, और फिर क्या बन जाता है, ये 18 मीन हो जाता है उसका, क्या हो जाता है बेटा, 18 मीन हो जाता है। 18 चौक 72 होता है, 18 54, 18 चौक 72 हो गया, ठीक है। और जो बचा हुआ आदमी है वो तो इन्हें माइनस कर दो, कितना आ गया, 28 आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी आ गया 90। अब 91 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, मीन डिवीजन इज बेस्ड ऑन, ऑब्वियसली एवरेज के ऊपर होता है, आपको पता है, सबको प्लस करते हैं, ठीक है, और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है हमसे कि हमें x की जगह पर 1 रख के दिखाओ और a की मान बताओ, ठीक है। तो कर लो इसको, क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस ax बराबर 0, ठीक है। अब x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। अब देखो 2 यहाँ पर 1 का क्यूब करोगे माइनस 3 यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे माइनस a इंटू 1 बराबर 0, ठीक है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस ये 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा a बराबर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 या 3 होता है। तो यहाँ पर इसको अगर इधर शिफ्ट करोगे तो ये a हो जाएगा पॉजिटिव में, नेगेटिव में तो राइट हैंड साइड आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें बेटा, सी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया आपको। चलिए 92वां क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 93वें क्वेश्चन की। बेटा टिके रहो, बस होने ही वाला है, और आपको फिर आप मेरे को स्कोर बताना है, ठीक है। चलो, इफ़ ए डैश इज अ रूट ऑफ, ये है, देन, तो इसका मान क्या होगा। चलिए देखो क्या होगा, 6 कम 6 2 तिया 6, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे करते हैं, चलो स्प्लिटिंग मेथड से करके दिखाते हैं। 6 हो जाएगा इनके स्प्लिटिंग मेथड से, और 6 के 2 ऐसे फैक्टर देखने हैं, जोड़ घटा करके -5 है, तो 2 तिया 5 और 2 तिया 6 हो जाता है। 2 तिया 6, इनको जोड़ घटा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो x² माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे, अगर आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो माइनस रखो, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 2 इधर आ जाएगा। क्यों, देखो ये वाली दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, तो सवाल सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक बार ये लिख दो, एक बार लिख दो x माइनस 3, एक बार लिख दो इन दोनों में से, है ना, x माइनस 2। अब देखो इनके अगर 0 निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। एक तो ये 3 हो गया, देखो एक ही इस वाली ए ऑप्शन में ही है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0, तो इसको यहाँ रखोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। समझ गए आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है हमसे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालनी है, बहुत आसान है ना। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2πRh होता है, ठीक है। मैं तुम्हें अलग अलग टाइप के इतने सारे सवाल करवा दूंगा ना, फॉर्मूला याद आ जाएंगे आपको सवाल करते करते ही, ठीक है। और हर एक मॉक टेस्ट में अलग अलग टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आ रहा है बेटा, देखो हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है इसमें हाइट, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी है बेटा, 7 है, और h हमें निकालनी है। और यहाँ ए सरफेस एरिया दे रखा है हमें इसका CSA 440। देखो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 होता है, तो ये कट गया 10 बार, तो हाइट कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई सेंटीमीटर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं बेटा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करते चलना, देखो 95 क्वेश्चंस लगातार करवा रहा हूँ, ठीक है। गला एकदम सूख चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी लेंगे, आप भी पानी लेके बैठो क्योंकि लंबी क्लास होगी,
है ना। 1 घंटा 44 मिनट हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अ होलो स्फेयर हैज़ इनर रेडियस, होलो स्फेयर है जिसकी इनर रेडियस बेटा कितनी है, इनर रेडियस 3 है एंड आउटर रेडियस उसकी 5 है। तो इसमें बोला है वॉल्यूम यूज्ड, इसमें क्या है बेटा, कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। चलिए देखते हैं। जब आपको आउटर और इनर रेडियस दिए हो ना तो इस तरीके से लगाइएगा। स्पेयर है ना, स्पेयर क्या होता है बेटा, चलिए इसमें स्पेयर का जो फॉर्मूला है वो आप 95, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। 4/3 पाई, देखो एक तो बड़ा आर लो एक छोटा आर लो, आर क्यूब और छोटा आर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 4/3 पाई को पाई रखेंगे क्योंकि पाइप कह रहा हूँ, पाई की टर्म में आंसर है, ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 5, यहाँ पर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 4/3 पाई इंटू 25 में से 27 गया, कितना बचेगा 25 गया 98 बचा, ठीक है। अब देखो इनको कर लो सॉल्व, 4 से मल्टीप्लाई हो, 4×8 = 32 की 2 हासिल लगा 3, 4×9 = 36, 4×9 = 36 और 3×39 39, ये आ गया। 4×8 = 32 की 2 हासिल लगा 4×9 = 36 और 3×39, ठीक है। बट्टे 3 यहाँ पर पाई रहेगा, कितना 3 एकम 3 क्या ऑप्शन में है, ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिया 9 1, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप डिवाइड करके देख सकते हो, ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात की जाए तो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन ए पी 2 3 8 11। देखो अगर सम की बात की जाए तो सम के लिए हमें क्या लगाना होता है, एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, मतलब सम बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए हमें क्या है 20 टर्म निकालना है, एस 20 का सम निकालना है। एन बराबर 20 है, n/2 यहाँ हो जाएगा। ए 2 गुणा ए होती है हमारी पहली वाली टर्म, क्या होती है पहली वाली टर्म 2 होती है, ठीक है। और जो प्लस एन हमारे पास कितना था बेटा 20 था, -1, और डी जो होता है इनका डिफरेंस होता है। डी क्या होता है इनका डिफरेंस होता है, मतलब कि डी बराबर क्या होगा 3 में से क्या है 2 3 5 और 3, अच्छा यहाँ पर बेटा ये गलत कर रखा है, यहाँ टाइप गलत हो रखा है, तभी तो कहूँ यहाँ पर 5 आएगा। 2 5 8 11, 2 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 में से क्या जाएगा बेटा आपका 2 जाएगा तो 3 आएगा डिफरेंस, डी बराबर 3 आ गया, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करो, 10 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया बेटा ये 10 आ गया, ठीक है ना। अब ये आ गया 10, 2 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, प्लस ये हो गया बेटा 19, 19 तिया 57, 20 में से एक गया 19 और 19 तिया 57, 57 हो गया, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो, कितना होगा 57 + 4, पहले तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 57 + 4 क्या हो जाएगा बेटा इनटू में 61 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 610, 610 आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें बेटा क्या आने वाला है, अ क्यूब हैज़ डायमेंशंस, एक क्यूब की डायमेंशन दे रखी है 2:3:4, है ना, और इसका वॉल्यूम दे रखा है हमें ये, ठीक है। और इसमें बोला है स्मॉलेस्ट साइड हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या करनी है मेरे बच्चे, स्मॉलेस्ट साइड हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि 2 का मल्टीपल, सारे ही हैं 2 के मल्टीपल। तो चलिए अब निकालते हैं इसको। वॉल्यूम दे रखा है, अगर हम इसको x मान लें 2x, है ना, 2x इंटू 3x इंटू 4x, आपको पता है L इंटू बी इंटू एच होती है, तो वही लगाई है मैंने वॉल्यूम, ठीक है। क्या है तो वॉल्यूम 192, ये हो गया, ठीक है। 2 तिया 6 चौक 24, x का क्यूब, 2 तिया 6 चौक 24, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। 192 है ना, ये आ गया हमारे पास। और अगर मैं एक्स क्यूब को यहाँ खाली छोड़ता हूँ तो ये 192/24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं, थोड़ा पेन पतला करना पड़ेगा यार, मोटा ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी,
इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 12 से कर लो, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 7 इसको 12 छिक 72, तो ये आ गया बेटा 8। अगर यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट चढ़ेगा और ये x बराबर आ जाएगा 2, क्योंकि 8 होता है, 8 किसका होता है क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2। समझ गए आप। चलिए, अरे 2 नहीं है करेक्ट, 2 मत लगा देना, अभी x की वैल्यू आई है, क्या आई है बेटा, x की वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सबसे छोटी वाली, हमसे सबसे छोटी वाली इसकी क्या पूछी है, साइड पूछी है। तो x की वैल्यू ही तो आई है, तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4। कहीं हवा में आंसर लगा दो, मैं यही तो देख रहा था। ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा इसका, कहीं 2 लगा के आ जाओ बेटा, ऐसी गलती मत कर जाना बिल्कुल भी। चलो अब देखो, इफ़ साइन ए बराबर 15/13 है, क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 98 है। साइन ए बराबर क्या दे रखा है हमें, 15/13 दे रखा है, तो cos 2a किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, ए बी सी डी। तो इसमें देखो, जब ऐसा सवाल दिया हो ना cos 2a करके, तो इसमें एक फॉर्मूला लगाना है आपको, आइडेंटिटी लगानी है, आइडेंटिटी लगानी है, cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास साइन की वैल्यू दे रखी है 15/13, 15/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 ये हो गया, माइनस 15, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25 और 13 को होगा 169। क्लियर है, बराबर 1 माइनस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 169, ये इधर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 1 में 169 की 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 169 माइनस 50 अपॉन में 169। ठीक है, चलिए ये क्या आ जाएगा बेटा, हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 60 में से 50 गया 10, 119/169। ठीक है, 119/169 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। भाई देखो, 99 और 100 ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनका आंसर जल्दी से बताओ। इफ़ क्या बोला है, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP की कोई फिफ्थ टर्म है जो कि 13 है और 15वीं टर्म है 33, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, मतलब कि a बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, चलिए a बराबर देखो हमें बतानी है। अब देखो इसमें क्या दिए रखा है हमें, देखो an बराबर हमें पहले 13 दे रखी है, 13 दे रखी है। ठीक है, 13 दे रखी है, a हमें पता नहीं है ना, n हमारे पास कितनी है बेटा 5 है, माइनस 1 और d भी नहीं पता, तो हमारे पास 13 बराबर a माइनस 4d हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखो 15वीं टर्म 33 हो जाएगी, तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 33 हो जाएगी ना, यहाँ 33 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 33 ए माइनस थोड़ी आएगा यार, यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, हाँ ये प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं इसको यहाँ से आपको। ठीक है, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 13 हो गया बराबर a प्लस ये n-1 क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a 13 यहाँ लिखो, a प्लस ये हो जाएगा 4d। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। ठीक है, अगला वाला क्या हो जाएगा, ऐसे ही 33 बराबर हम क्या कर देंगे 15वीं टर्म है ना, a प्लस 14d हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14d हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को दोनों को घटाओ, अगर दोनों को हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 13 लिखता हूँ बराबर a प्लस 4d लिखता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, इसमें से इसे माइनस करोगे 33 में से जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 20 बचेगा, 13 जाएगा तो 14 में से 4 जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, डी तो यहाँ पर 2 आ गया, डी बराबर हमारे पास क्या आ गया बेटा 2 आ गया। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ए की वैल्यू इसमें से इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो इसको। ठीक है, 13 बराबर a प्लस
4D कर दो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए देखो 13 A प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस 8 हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा। इसको इधर सॉरी हाँ इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8 और 5 मतलब 5 आ जाएगा। A बराबर क्या आ गया बेटा 5, हमें A ही तो निकालना था, 5 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 100। भाई देखो 100वें क्वेश्चन पे हैं, जल्दी से आप बताना और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन ही कहोगे अरे सर ये तो SOSC लर्नर्स के वीडियो से, अरे तो कुणाल सर ने करवाया था, है ना। ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ AP 3, 7 और 11 3, 7 और 11 इज इक्वल टू 90। अब हमें क्या बताना है, इसमें टर्म बतानी है हमें, कौन सी टर्म होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगेगा। तो ये तो हमें 99 दे रखी थी, AN लास्ट टर्म कहते हैं इसको। अब A बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, A बराबर हमें दे रखा है 3 प्लस N बराबर क्या है हमारे पास है नहीं, N हमें निकालना है माइनस 1 इंटू D कितनी दे रखी है हमें, D दे रखा है 7 में से 3 गए तो बेटा 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। 99 में से 3 जाएगा, ठीक है। 99 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑब्वियसली ये 96 बचेगा। और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में कर दो, इसको मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, N माइनस 1 बचेगा, है ना। N माइनस 1 बचेगा। 4 से इसको करोगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, है ना। N माइनस 1, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट, एक को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस हो जाएगा ना, 24 और 1 25 हो जाएगा बराबर N। तो यानी N बराबर 25वीं टर्म हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप, यहाँ पर मैंने सर्कल बना दिया है और आप मुझे अपना स्कोर जल्दी से बता दो कि आपका कितना स्कोर 100 में से किया है, ठीक है बेटा। सारी एक्सप्लेनेशन देखनी है आपको, इसकी हर एक तरीका देखना है, अलग अलग तरीके से कराए हैं, शॉर्ट तरीके से कराए हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ भी मैंने इसको 2 घंटे से पहले में ही कर दिया है, तो आप एग्ज़ाम में और भी जल्दी कर दोगे, क्योंकि यहाँ तो समझाना पड़ रहा है और जब खुद करते हैं ना बैठने के लिए 1 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म, ठीक है। आप भाई देखो SOSC लर्नर्स चैनल से जुड़े हो, कुणाल शर्मा सर के स्टूडेंट हो, तो आपको फटाफट अपना एग्ज़ाम करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। देखो आपका सिलेक्शन होगा ना तो हम सक्सेसफुल हैं, तो भैया मैं सक्सेस हो जाऊंगा, है ना। तो आपको सिलेक्शन लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी जो भी हमारे मॉक टेस्ट हैं सारे लगा लो, सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट। भाई साहब सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।